जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूं और हम अब पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के अन्य प्रकार। मैंने आपको हिंदी वर्णमाला में स्वर, उसके सारे प्रकार पढ़ा दिए थे, अयोगवाह बता दिया था आपको, और व्यंजनों की भी उच्चारण और लेखन के आधार पर प्रकार बता दिए थे। अब हम शुरू करने वाले हैं घोषता के आधार पर व्यंजनों के प्रकार और प्राणता के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। उसके बाद में हम ध्वनियाँ पढ़ेंगे कि ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है, तो वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ में आपका फर्स्ट टॉपिक यानी कि वर्णमाला वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम व्यंजनों के प्रकार की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राणता के आधार पर व्यंजन। ठीक है, जो पहला रहेगा आपका वो क्या रहेगा? प्राणता के आधार पर व्यंजन। प्राणता के आधार पर व्यंजन। प्राणता का अर्थ क्या होता है? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। प्राणता का अर्थ होता है मुंह से निकलने वाली प्राण वायु। जिन भी व्यंजनों के उच्चारण में हमारे मुख से ज़्यादा या कम वायु निकले वही क्या होती है? हमारी प्राण वायु होती है, वही हमारे प्राणता के आधार पर व्यंजन होते हैं। अब प्राणता के आधार पर जो व्यंजन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा जो है वो है महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण। जिन भी व्यंजनों के उच्चारण में बहुत कम वायु निकले हमारे मुंह से उसको कहा जाता है अल्प प्राण व्यंजन। ठीक है, जिसमें कम वायु निकले हमारे मुंह से उसको अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, और जिसमें ज़्यादा वायु निकले उन्हीं को क्या कहा जाता है? महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। तो हमारे हिंदी वर्णमाला में 5 प्रकार के वर्ग होते हैं, क, च, ट, त, प। ठीक है, ये 5 वर्ग होते हैं और इन्हीं वर्गों में क्या पाए जाते हैं? व्यंजन पाए जाते हैं। तो इन वर्गों के हिसाब से जो व्यंजन होते हैं अल्प प्राण व्यंजन, वो कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या होगा? प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। अल्प प्राण कहलाता है। कैसे होगा पहला, तीसरा, पांचवा? जैसे कि क वर्ग है, अगर क वर्ग है तो इसमें जो पहला अक्षर है वो क है, तीसरा अक्षर क, ख, ग है, और पांचवा क्या है? अंग। ऐसे ही च में च, छ, ज और य। ट में ट, ड, न। त में त, द और न, और प में प, व और व। तो ये क्या कहलाते हैं? ये सभी कहलाते हैं अल्प प्राण। ठीक है, क्या कहलाते हैं? ये सभी अल्प प्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण कहलाते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में अल्प समय लगता है, कम समय लगता है। दूसरा जो होता है महाप्राण होता है, और महाप्राण हम किसे कहेंगे? तो महाप्राण हम कहेंगे प्रत्येक वर्ग का या जिसके उच्चारण में ज़्यादा समय लगे उसको क्या कहा जाता है? महाप्राण। तो इसमें क्या आएगा? प्रत्येक वर्ग का बचा हुआ अक्षर, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर या वर्ण महाप्राण कहलाता है। महाप्राण कहलाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर ही क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। मैं यहां पर लिख देती हूं महाप्राण। कौन से होते हैं? क वर्ग में ख और घ, च वर्ग में झ और झ, ट वर्ग में ठ और ढ, त वर्ग में थ और ध, और प वर्ग में कौन से आएंगे? फ
और भ, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं महाप्राण। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण कहलाते हैं अल्प प्राण और दूसरा, चौथा वर्ण कहलाते हैं महाप्राण। तो ये प्राणता के आधार पर व्यंजन हो गए। और प्राणता का अर्थ ही क्या होता है? हमारे मुंह से निकलने वाली प्राण वायु। ठीक है, तो अगर आपने ये नोट कर लिया है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। कर लीजिए नोट आप, ये हो गए प्राणता के आधार पर व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे घोषता के आधार पर व्यंजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? घोषता के आधार पर। घोषता के आधार पर व्यंजन। घोषता का जो अर्थ होता है वो होता है कंपन। ठीक है, कंपन ध्वनि। घोषता का अर्थ क्या होता है? घोषता का अर्थ है कंपन ध्वनि। जब भी हम जिस भी वर्ण का उच्चारण करते हैं वो कम या ज्यादा कंपन उत्पन्न करती है तो उसी को कहा जाता है घोषता के आधार पर व्यंजन। अब घोषता के आधार पर व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं अघोष, और दूसरा जो होता है वो होता है सघोष। और सघोष को ही कहा जाता है घोष, सघोष या घोष व्यंजन। तो ये होते हैं क्या? घोषता, और घोषता के आधार पर व्यंजन होते हैं अघोष और सघोष। ठीक है, ये घ है, घड़ी का ही है। सघोष और घोष या अघोष। इसमें क्या होता है कि जिसके उच्चारण में या जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु कंपन, सॉरी वायु नहीं आएगा यहाँ पर, कंपन। जिन भी वर्णों के उच्चारण में कंपन जो होता है वो कम होता है उसको अघोष कहा जाता है, इसमें ज्यादा होता है उसे सघोष कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या कहलाता है? अघोष। यहाँ लिखेंगे हम प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा अक्षर, अक्षर या वर्ण अघोष कहलाता है, अघोष कहलाता है। अब 5 वर्ग है, 5 वर्ग में पहला और दूसरा अक्षर क्या क्या आएगा? क, ख, च, छ और ट, ठ, त, थ और प, फ। ये सारे वर्ण क्या कहलाएंगे? अघोष कहलाएंगे। इसके साथ ही प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर क्या कहलाता है? सघोष। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर या वर्ण सघोष या घोष कहलाता है, सघोष या घोष कहलाता है। जैसे क में क्या आएगा? लिख लीजिए यहाँ पर आप, ग, घ, अंग। फिर च में क्या आएगा? ज, झ और इय। इय। फिर ट में क्या आएगा? ट, ठ, ड, ढ और ण। त में क्या आएगा? त, थ, द, ध, न। और प में आएगा ब, भ और म। ये सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? सघोष या घोष व्यंजन कहलाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि प्राणता के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। और घोषता के आधार पर भी व्यंजन 2 प्रकार के ही होते हैं, अघोष और सघोष। और सघोष को ही कहा जाता है घोष
व्यंजन। ठीक है, तो ये हो गए हैं कौन कौन से व्यंजन, उच्चारण के आधार पर व्यंजन, लेखन के आधार पर व्यंजन, उसके बाद में है प्राणता के आधार पर व्यंजन और घोषिता के आधार पर व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन के बहुत उदाहरण आते हैं एग्जाम में, बहुत सिंपल है वो, पर बच्चों को अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। तो अगर आपका ये कंप्लीट हो गया है तो अब हम पढ़ते हैं द्वित्व व्यंजन के बारे में। ठीक है, द्वित्व व्यंजन पढ़ते हैं हम कि द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं कि जब दो व्यंजन एक साथ आ जाते हैं आधे पूरे अक्षरों के रूप में, उसी को कहा जाता है द्वित्व व्यंजन। ठीक है, आपने संयुक्त व्यंजन भी पढ़ लिए हैं, अगला क्या है आपका द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, जब कोई व्यंजन एक साथ दो बार आ जाए। ठीक है, जब कोई व्यंजन एक साथ दो बार आए तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे मैंने लिखा दिल्ली, दिल्ली, तो यहाँ पर आधा ल और पूरा ल दो बार आ रहे हैं ये। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं द्वित्व व्यंजन। ऐसे ही मैंने लिख दिया उल्लास, उल्लास, उल्लास में भी ये आ रहा है। ठीक है, और क्या हो सकता है, क्या हो सकता है जब एक ही व्यंजन दो बार आए, दिल्ली हो गया, बिल्ली हो गया, उसके बाद में और क्या हो सकता है, सच्चा, सच्चा मैंने लिखा, आधा च पूरा च आ रहा है, पक्का, इसमें भी आधा का पूरा का आ रहा है। उसके बाद में है बच्चा, बच्चा में भी पूरा आधा अक्षर आ रहा है, तल्लीन, तल्लीन, तल्लीन में भी आधा ला पूरा ला आ रहा है। और क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, जब एक साथ आधे अक्षर और पूरे अक्षर एक साथ व्यंजन एक साथ आ जाए तो उसको क्या कहा जाता है, उसको द्वित्व नियम कहा जाता है। मुन्ना, आधा ना पूरा ना आ रहा है, रस्सी, आधा सा पूरा सा आ रहा है, 80, 80 में भी आधा सा पूरा सा आ रहा है। ठीक है, और तो ये इस तरीके के जो भी शब्द आएंगे वो सब क्या कहलाते हैं, वो द्वित्व नियम के अंतर्गत आते हैं, द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो द्वित्व नियम जो होता है ये संधि के हिसाब से भी लगाया जाता है, और व्यंजन इसमें यही होते हैं जो एक साथ आ जाए। उड्डयन, उड्डयन में भी आधा ड पूरा ड आता है, उड्डयन। ठीक है, तो ये क्या है, द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। आ गए हैं समझ में अगर आपको, तो अब हम बढ़ते हैं ध्वनियों की तरफ। ध्वनियाँ, ठीक है, ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है, अब हम ये पढ़ने वाले हैं। ध्वनियाँ जो होती है ये लगभग अलग अलग भाषाओं के हिसाब से होती है। जैसे कि उच्चारण की दृष्टि से जो ध्वनियाँ होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक होती है संयुक्त ध्वनि और दूसरी होती है संपृक्त ध्वनि। ठीक है, ध्वनियाँ जो होती है तीन प्रकार की होती है, एक होती है संयुक्त ध्वनि, एक होती है संपृक्त ध्वनि, और तीसरी जो होती है उसका नाम है वक्रत्र ध्वनि। ठीक है, एक होती है संयुक्त, दूसरी संयुक्त, संपृक्त, और तीसरी युग्मक है। ठीक है, कौन सी है, युग्मक ध्वनियाँ। यहाँ पर आप लिख लीजिए उच्चारण स्थान, उच्चारण के आधार पर ध्वनियाँ, उच्चारण के आधार पर ध्वनियाँ, उच्चारण के आधार पर जो जो ध्वनियाँ होती है वो तीन प्रकार की होती है।
कौन सी होती है 3? तो पहली जो होती है वो कहलाती है संयुक्त ध्वनि, संयुक्त ध्वनि। दूसरी जो होती है वो कहलाती है संप्रक्त, संप्रक्त। तीसरी जो होती है वो कहलाती है युग्मक। संयुक्त का मतलब ही आपको पता है, जब दो या दो से अधिक व्यंजन आपस में संयुक्त होकर जुड़े तो उसको कहा जाता है संयुक्त ध्वनि। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? संयुक्त ध्वनि कहा जाता है। उच्चारण के आधार पर जो ध्वनियां होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है संयुक्त, दूसरी होती है संप्रक्त, और तीसरी जो होती है वो होती है युग्मक ध्वनि। संयुक्त ध्वनि जब दो व्यंजनों के संयोग से या उनके संयुक्त होने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उनको संयुक्त ध्वनि कहा जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं प्राण, ठीक है, हमने कहा प्राण। प्राण जब हम बोलते हैं तो प्राण में उच्चारण साथ में ही होता है र का, तो ये क्या हो गई? ये संयुक्त ध्वनि हो गई। प्राण, घ्राण, ठीक है, तल्लीन, इस तरीके से। तल्लीन नहीं आएगा इसमें, तल्लीन जो आएगा वो युग्मक ध्वनि में आएगा, क्योंकि जो एक जैसे अक्षर, एक जैसे व्यंजन वाले जो आते हैं शब्द वो युग्मक में आते हैं, ठीक है, जब जो जुड़े होते हैं। उसके बाद में संप्रक्त ध्वनि वो होती है जब वो व्यंजन जो आपस में जुड़कर, ठीक है, आपस में किसी अन्य व्यंजन के द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? संप्रक्त। जैसे कि मैंने लिखा चंबल, चंबल जब मैंने लिखा तो च और ब के बीच में क्या आ रहा है? म आ रहा है। अब हम चबल तो नहीं लिख सकते, बीच में क्या आ रहा है? म आ रहा है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक संप्रक्त ध्वनि हो गई। युग्मक ध्वनि में जो द्वित्व व्यंजन होते हैं वो सभी इसमें आ जाएंगे। द्वित्व व्यंजन जैसे कि तल्लीन, ठीक है, उल्लास, तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये युग्मक ध्वनियां कहलाती है। जिन व्यंजनों का उच्चारण शब्द के साथ में होता है उनको संयुक्त कहा जाता है। जो अलग अलग उच्चारण देते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं संप्रक्त, और जो द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत आते हैं उनको कहा जाता है युग्मक व्यंजन। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? चलिए, उच्चारण के आधार पर जो ध्वनियां थी वो है संयुक्त ध्वनि, संप्रक्त ध्वनि और युग्मक ध्वनि। तो ये जिन व्यंजनों का उच्चारण एक साथ होता है उनको कहा जाता है संयुक्त ध्वनि। एक ही शब्द में जब दूसरा प्राण, घ्राण, है ना, इस तरीके से जो शब्द आ जाते हैं, या हो गया उत्सुक, हो गया कलांत, हो गया, ये शब्द अगर आ जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं या संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती है। उसके बाद में संप्रक्त ध्वनि क्या कहलाती है? जब दो ऐसे व्यंजन आते हैं जिसमें कोई तीसरा अलग सा उच्चारण आ जाता है तो उसको कहा जाता है संप्रक्त व्यंजन। और जिसमें एक ही व्यंजन दो बार आ जाए या द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत जो शब्द आते हैं उन्हीं को कहा जाता है क्या? युग्मक ध्वनियाँ। ठीक है, ये हो गई क्या? उच्चारण की दृष्टि से ध्वनियाँ। अब कुछ होती है आगत या ग्रहित ध्वनियाँ। वो क्या होती हैं? वो होते हैं आगत या ग्रहित ध्वनियाँ। पढ़ते हैं अब आगत या ग्रहित ध्वनियाँ। ये बहुत कम होती है। जैसे कि मैं बता देती हूँ कौन कौन सी होती है। आगत ध्वनियों के अंतर्गत क्या क्या आता है? आपने पढ़ा होगा क, यहाँ पर डॉट लगा होता है। ये जो डॉट होता है इसको कहा जाता है नुक्ता। ठीक है, क्या कहा जाता है? नुक्ता। क, ख, ख के नीचे भी क्या लगा है? डॉट। तो ये क्या कहलाते हैं? ये नुक्ता कहलाते हैं। क, ख, ग, ज और फ। क, ख, ग, ज और फ, ये सब क्या कहलाती है? ये आगत या ग्रहित ध्वनियाँ कहलाती है। ये पांचों क्या कहलाती है? आगत या ग्रहित ध्वनियाँ। इसी प्रकार से अंग्रेजी में भी ये अरबी फारसी के हिसाब से, ठीक है, अरबी फारसी, लेकिन कुछ अंग्रेजी के माध्यम से भी होती है। और अंग्रेजी में जो होता है वो अर्धचंद्राकार। अंग्रेजी में आगत ध्वनियाँ या ध्वनि कौन सी होती है? आपने ये वाला सिंबल देखा होगा, जैसे कि हम लिखते हैं ऑस्कर,
जब हम ऑस्कर लिखते हैं तो हम इसका उच्चारण करते हैं औ से, ऑस्कर, पर इसके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगा होता है, मतलब कि डॉट नहीं लगी है, सिर्फ ऐसा ही है। तो ये अर्ध चंद्राकार जो सिंबल होता है किसी भी व्यंजन के ऊपर, तो यही क्या कहलाती है, ये अंग्रेजी की आगत ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है, अंग्रेजी की आगत ध्वनि। तो ये हो गई है हिंदी की आगत ध्वनि। हिंदी में क्यों, क्योंकि अरबी फारसी में इन वर्णों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इनको अरबी फारसी में ही गिना जाता है। अब इस तल बिंदु को या नुक्ते को क्या कहा जाता है, नुक्ता कहा जाता है। ये तल जो बिंदु होता है ना, इसी को क्या कहा जाता है, नुक्ता कहा जाता है। अब हम बताते हैं कि जितने भी प्रकार के स्वर हो सकते हैं, कौन कौन से होते हैं फारसी अरबी में नुक्ते तल, कौन कौन से होते हैं। आ होता है एक, क होता है एक, ख होता है, प होता है और फ होता है। ये सब अरबी फारसी के नुक्ते वाली ध्वनियाँ हैं। नुक्ते यानी कि तल बिंदु वाली ध्वनियाँ हैं। अ, क, ब, अ, क, ख, ग, क, ख, ग और फ आएगा यहाँ पे, ग आएगा यहाँ पर, ग और फ। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाती है, अरबी फारसी की नुक्ते या तल बिंदु वाली ध्वनियाँ। तो ये ध्वनियों के बारे में बता दिया है। ये सभी क्या कहलाती है, आगत ध्वनियाँ कहलाती है। ये अंग्रेजी का की आगत ध्वनि होती है और ये अरबी फारसी के नुक्ते वाले तल बिंदु वाली ध्वनियाँ होती है। तो ये हमारा हिंदी वर्णमाला में, मैं आपको पूरा चार्ट बना के बता देती हूँ हिंदी वर्णमाला का, तो उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हम पूरी वर्णमाला लिखेंगे और पूरी वर्णमाला में आपको सारा का सारा स्वर व्यंजन सब यही दिखाई देगा। देखो स्वर जो होते हैं, स्वर कौन कौन से होते हैं स्वर, अ, आ, ई, ई, उ, ऋषि, ए, आई, ओ, ओ, औ, अम और अह। ये सब क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं व्यंजन। ठीक है, क्या आते हैं, व्यंजन। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, श, श, ह, क्ष, त्र और य। ये है हमारी पूरी वर्णमाला। ठीक है, अब इसमें आप देखिए कि अ से लेकर अह तक सारे क्या हैं, सारे के सारे स्वर हैं। लेकिन इसमें से कुछ अयोगवाह भी है। किसको कहा जाता है अयोगवाह, तो अम और अह को, अम और अह को ही क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अम और अह को, इन दोनों को कहा जाता है अयोगवाह, अयोगवाह। और किसने कहा है इनको अयोगवाह, तो वो कहा है किशोरी दास वाजपेयी ने, किशोरी दास वाजपेयी, किशोरी दास वाजपेयी जी ने ही इनको क्या कहा है, अयोगवाह। इसके बाद में आते हैं क्या, आपको पता है कि ह्रस्व या लघु स्वर कौन से होते हैं, अ, ई, उ और ऋषि, सब क्या कहलाते हैं, ह्रस्व या लघु या मूल स्वर कहलाते हैं। इसके बाद ए, आई, ओ, औ, आ, ई, ये सब क्या कहलाते हैं, ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम व्यंजन की तरफ बढ़ते हैं। क से लेकर म तक ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। ये लेखन के आधार पर पहला व्यंजन है। ठीक है, उसके बाद में यस, र, ल, व,
ये कहलाते हैं अंतःस्थ व्यंजन। ये दूसरा प्रकार है लेखन के आधार पर, अंतःस्थ, अंतःस्थ। ठीक है, उसके बाद में ये क्या कहलाते हैं तीसरे नंबर पर, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये भी लेखन के आधार पर है। उसके बाद में ये क्या कहलाते हैं चौथे नंबर पे, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, उसके बाद में ये क्या कहलाते हैं, अनुनासिक, पांचवें नंबर पे है अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, या इन्हीं को कहा जाता है पंचमाक्षर, पंचमाक्षर। छठा जो होता है वो अतिरिक्त होता है, उच्छिप्त होता है, उच्छिप्त या द्विगुण या अतिरिक्त। वो कौन से होते हैं, तो वो होते हैं ड़ और ढ़। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, अतिरिक्त या उच्छिप्त व्यंजन। तो ये हो गए लेखन के आधार पर व्यंजन। अब मैं आपको बताती हूँ उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर ये वाला जो वर्ग होगा ये क्या कहलाता है, कंठ्य, क वर्ग। ये च वाला तालव्य, पहला, दूसरा। फिर ये तीसरा मूर्धन्य, फिर ये दंत्य, त वाला, फिर औष्ठ्य, प वाला। उसके बाद है व, व को कहा जाता है, छठे नंबर पे आएगा ये दंत्योष्ठ्य, दंत्योष्ठ्य। ह आता है जो ये सातवें नंबर पर स्वरयंत्रमुखी या काकल्य। ठीक है, उसके बाद न र ल, न र ल, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं वत्सर्य। तो ये उच्चारण के आधार पर हो गए। ठीक है, अब वर्ग के हिसाब से हम व्यंजनों को किस तरीके से विभाजित कर सकते हैं, वर्ग के हिसाब से। तो वर्ग के हिसाब से हम व्यंजनों को विभाजित करेंगे। क वाली जो लाइन होगी ये कहलाएगी क वर्ग। ठीक है, च वाली लाइन कहलाएगी च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। 5 वर्ग होते हैं, क च ट त प। आपसे वर्ग के हिसाब से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा बताइए घ किस वर्ग का अक्षर है। तो घ किसके अंतर्गत आ रहा है, क वर्ग में आ रहा है, तो ये किस वर्ग का अक्षर हो गया, ये क वर्ग का हो गया। उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए ड किस वर्ग का अक्षर है, तो ड किसके अंतर्गत आता है, ट वर्ग में आता है, इसीलिए ये ट वर्ग का अक्षर हो गया। आपसे पूछा जाता है कि बताइए ध किस वर्ग का अक्षर है, ध किस में आता है, त वाली लाइन में आता है, इसीलिए ये त वर्ग का अक्षर हो गया। तो ये वर्ग के हिसाब से भी पूरी वर्णमाला हो जाती है, अक्षर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी वर्णमाला है। आप इस चार्ट के हिसाब से, आप इस पूरी वर्णमाला के हिसाब से भी सारे स्वर और व्यंजनों को समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्राणता, घोषत्व और ये सब अलग अलग रहेंगे। ये हमने केवल उच्चारण और लेखन के हिसाब से ही व्यंजन यहाँ पर बताए हैं। पूरी वर्णमाला आज पूरी कंप्लीट हो गई है। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट्स की अच्छी अच्छी जानकारी मिल सकेगी। हिंदी, अभी MPSI की एग्ज़ाम आने वाली है, तो हिंदी जो रहेगी आपके लिए काफ़ी मतलब डिटेल में पढ़ाई जा रही है, तो बहुत सफिशिएंट रहेगी उस एग्ज़ाम के लिए। तो बने रहें आप ट्रिकी अकेडमी के साथ में, और अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, और बने रहें ट्रिकी अकेडमी के साथ। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद।